हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका एक ही सपना होता है, एक ही तमन्ना होती है, और वो है एक दिन सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचना। हमारे देश में राजनीति में आने का यह सबसे बड़ा इनाम माना जाता है कि आप एमपी बनकर एक दिन देश की संसद में पहुंच जाएं। लेकिन लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए वोटों की जरूरत होती है और वोटों के लिए मुद्दों की जरूरत होती है। मुद्दे कई बार असली होते हैं और कई बार नकली भी होते हैं। मुद्दे बनाने के लिए कई बार नकली धरने प्रदर्शन, नकली विरोध और नकली नारेबाजी, ये सब कुछ करना पड़ता है। और आज से दिल्ली में भारत की संसद से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर किसानों की एक ऐसी ही नकली संसद बनाई गई है, जिसमें ऐसे ही कुछ लोग नकली सांसद बनकर बैठे हुए हैं, जिनकी ये तमन्ना थी कि वो भी एक दिन देश की संसद में पहुंचे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अगर असली सांसद नहीं तो कम से कम नकली ही सही। असली पार्लियामेंट नहीं जा सके तो पार्लियामेंट की बगल में बैठकर नकली पार्लियामेंट ही सही। इस प्रदर्शन में शामिल किसानों के दोनों बड़े नेता लोकसभा का असली चुनाव लड़ भी चुके हैं और हार भी चुके हैं, और वो भी बुरी तरह से। और अब ये दोनों नेता भोले भाले किसानों का सहारा लेकर एक बार फिर सांसद बनने के लिए तड़प रहे हैं। यहां से 2 किलोमीटर दूर जो असली संसद भवन है, वहां जाने के लिए तड़प रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस नकली संसद से दिल्ली के लोग भी बहुत डरे हुए हैं और उन्हें 26 जनवरी की तारीख याद आ रही है। गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ लाल किले पर, वो याद आ रहा है, जब इन्हीं कथित किसानों ने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था और दिल्ली के लाल किला पर इन्होंने कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया था। और आज एक बार फिर इन लोगों ने धमकी देनी शुरू कर दी है। और इस समय ये जो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, इनमें एक तस्वीर देश की असली संसद की है, जहां मॉनसून सत्र की कार्रवाई चल रही है, और दूसरी तस्वीर वहां से 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर लगी नकली संसद की है, जिसने दिल्ली के लोगों को डराया हुआ है। और नकली संसद पर इसलिए कि दिल्ली पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों को अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है और कहा है कि 200 लोग हर रोज 9 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इसी नकली संसद के बारे में बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को 9 अगस्त तक दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों का विरोध करने की इजाजत दे दी है। और पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसमें सिर्फ 200 किसान ही शामिल हो सकते हैं। यह विरोध प्रदर्शन सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा, यानी 9 से 5। इसके अलावा हिंसा और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने यह तय किया है कि वो इन लोगों को सुरक्षा के बीच बस में भरकर सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर लाएगी और फिर शाम 5 बजे इन्हीं बसों में भर के इन लोगों को वापस सिंघू बॉर्डर पहुंचा दिया जाएगा। 26 जनवरी जैसी हिंसा दिल्ली में ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 6 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं और एक कंपनी में 120 जवान होते हैं, यानी इस हिसाब से 720 जवान इस नकली संसद के इर्द गिर्द तैनात किए गए हैं। यह संख्या थोड़ी कम, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। अब यहां एक पॉइंट यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने इसी तरह के दिशा निर्देश 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसान प्रदर्शन को लेकर तब भी दिए थे। और तब इन कथित किसानों ने क्या किया था, ये सब आप जानते हैं। और इसी वजह से दिल्ली के लोग इस बार काफी डरे हुए हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी पर इन किसानों ने कहा था कि जैसी परेड 26 जनवरी पर इंडिया गेट पर निकलती है, जिसको हम गणतंत्र दिवस की परेड कहते हैं, किसान भी उस दिन वैसी ही परेड निकालेंगे अपने ट्रैक्टर्स के जरिए। और इन्होंने कहा कि हमें हमारी जो परेड निकलेगी 26 जनवरी पर, उसे दिल्ली के अंदर तक जाने की इजाजत दी जाए। तो गणतंत्र दिवस पर इन्हें वैसी ही परेड करनी थी जैसी गणतंत्र दिवस पर भारत की और हमारे सैनिकों की परेड होती है। और अब जब मॉनसून सत्र चल रहा है संसद में, तो इन्हें वैसी ही संसद अपनी भी लगानी है जैसी संसद भवन में भारत की संसद चलती है, वैसी ही संसद इन्हें यहां लगानी है। अब बड़ी बात यह है कि तब 26 जनवरी था और अब 15 अगस्त आने वाला है, यानी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। अमेरिका की सरकार ने दिल्ली में रहने वाले
अपने नागरिकों को एक अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है इस अलर्ट में कि वो विरोध प्रदर्शनों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ऐसे प्रदर्शनों में पहले भी हिंसा भड़क चुकी है। सोचिए, अमेरिका जैसा देश भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और दिल्ली में उसके जितने नागरिक रहते हैं उन्होंने सबको बाकायदा मेल लिखकर यह सूचित किया है कि किसानों का ये जो प्रदर्शन हो रहा है इससे बच के रहिएगा। और अमेरिका को लगता है कि किसानों के इस प्रदर्शन में अशांति फैल सकती है और ये लोग एक बार फिर से दिल्ली का वैसा ही हाल बना सकते हैं जैसा इन्होंने 26 जनवरी को किया था। दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं, जो आम परिवार हैं, वो भी अपने परिवार के लोगों को लगातार ये कह रहे हैं कि उस तरफ मत जाना जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि जहां पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में है, दिल्ली के बीचों बीच ये जगह है जंतर मंतर जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि इस किसान संसद में 40 किसान संगठनों के 200 नेता शामिल हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन 200 लोगों में सिर्फ 2 चेहरे ही नजर आएंगे, 2 प्रमुख चेहरे ही दिखाई देंगे। एक का नाम है राकेश टिकैत और दूसरे नेता का नाम है योगेंद्र यादव। अब तक आप इन दोनों नामों को अच्छी तरह से जान चुके होंगे और ये वही दोनों नेता हैं जो 26 जनवरी की हिंसा के दौरान भी किसान परेड में शामिल थे। यहां एक समझने वाली बात यह भी है कि राकेश टिकैत ने वैसे तो दिल्ली पुलिस को भरोसा दिया है कि वो उसके द्वारा तय की गई सभी शर्तों का पालन करेंगे, जैसा कि पिछली बार 26 जनवरी पर भी इन्होंने यही भरोसा दिया था। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जंतर मंतर पहुंचते ही उनके सुर बदल गए और उन्होंने फिर से धमकियां देनी शुरू कर दी। राकेश टिकैत ने आज कहा अपने समर्थकों से, किसानों से कि ट्रैक्टरों के साथ तैयार रहें क्योंकि दिल्ली कोई भी हरकत कर सकती है। इस बयान से यह भी सवाल उठता है कि क्या जो 26 जनवरी को हुआ वही 15 अगस्त को भी हो सकता है। ट्रैक्टर तैयार रहे, कोई भी हरकत कर सकती है दिल्ली। संसद में भी हंगामा है, हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। मीडिया को राकेश जी भाई अंदर हम हैं, आप छोड़ का हो जाए। राकेश जी जरा एक प्यार से एक धक्का तो लगाओ मीडिया वाले। आप 15 अगस्त आ रहा, 15 अगस्त में भी देख लेंगे, आंट तो 15 अगस्त भी मनाओगे, झंडा फहराओगे। 15 अगस्त पे आप अपने बॉर्डर पे झंडे लगेंगे। तो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जो असली सांसद भी हैं, जो इस समय भारत की संसद भवन में बैठे हैं, मॉनसून सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी एमपी हैं, सांसद हैं, अगर उन्होंने नेताओं की मांग संसद में नहीं उठाई तो उनके चुनाव क्षेत्रों में उनका जाना मुश्किल कर देंगे और उनके चुनाव क्षेत्रों में उनका बहुत विरोध होगा। आपको टिकैत की इन बातों से ऐसा लगेगा कि देश के सारे किसान और देश के सारे लोग जो चुनावी क्षेत्रों में रहते हैं भारत के अलग अलग सांसदों के, वो इन्हीं की बात मानेंगे और अगर ये कह देंगे कि सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में घुसने मत दो तो ऐसा ही होगा। आगे चलकर हम आपको ये बताएंगे कि राकेश टिकैत की बात इनके अपने ही इलाके में कितने लोग मानते हैं, योगेंद्र यादव की बात इनके अपने ही इलाके में कितने लोग मानते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले लगभग 8 महीनों से भारत सरकार के कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है, लेकिन यह आंदोलन कभी हिंसा की वजह बनता है तो कभी अपनी नकली संसद बना लेता है। इसलिए आज इस नकली संसद के नकली सांसदों से आपका परिचय कराना जरूरी है। सबसे पहले हम आपको राकेश टिकैत के बारे में ही बताते हैं, जिनकी लंबे समय से दिली तमन्ना रही है कि वो सांसद बनकर, चुनाव जीतकर एक दिन देश की असली संसद में असली सांसद बनकर पहुंचे। ये उनकी आज की नहीं, बहुत पुरानी तमन्ना रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राकेश टिकैत का गृह क्षेत्र यानी जो उनका अपना इलाका है जहां ये रहते हैं वो है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर और उन्होंने अपना पहला चुनाव अपने इसी गृह क्षेत्र की खतौली विधानसभा सीट से वर्ष 2007 में लड़ा था। यानी पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा, सांसद का नहीं, विधानसभा का 2007 में। लेकिन इस चुनाव में वो न सिर्फ बुरी तरीके से हारे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी।
हैरानी की बात यह है कि यह चुनाव उन्होंने बहुजन किसान दल की टिकट पर लड़ा था और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। सोचिए, जो व्यक्ति खुद को इतना बड़ा नेता बताता है, जो ये कहता है कि सांसदों को उनके चुनाव क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, जो खुद को देश के किसानों का सबसे बड़ा ठेकेदार, सबसे बड़ा नेता कह रहा है, वो अपने गृह क्षेत्र में ना सिर्फ चुनाव हार गया बल्कि उसकी जमानत भी जब्त हो गई। यानी उसके अपने इलाके के लोगों ने उसे वोट नहीं दिया। हालांकि इस हार के बाद भी विधानसभा और फिर संसद में जाने की उनकी तमन्ना खत्म नहीं हुई। इसके बाद वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में ही अमरोहा की लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट पर भी उनकी जमानत जब्त हो गई। सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट पर 50% आबादी गांव में रहती है, यानी इस सीट पर किसान सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत को वहीं के किसानों ने वोट नहीं दिया और उन्हें हरा दिया, और ऐसा हराया कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तब यह चुनाव उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर लड़ा था, जो कि स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल। और राष्ट्रीय लोकदल वहां उस इलाके की सबसे सशक्त पार्टी मानी जाती है, किसानों की पार्टी मानी जाती है। तब भी राकेश टिकैत के इलाके के उनके अपने लोगों ने और उस इलाके के किसानों ने उन्हें वोट नहीं दिया और उन्हें बुरी तरह से हरवा दिया। अब जब राकेश टिकैत असली संसद नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपनी नकली संसद ही बना ली, और इस संसद में आज वो नकली सांसद के रोल में थे। हालांकि यह भी सच है कि जिस नेता को उसके गृह क्षेत्र की जनता ने ही ठुकरा दिया हो और असली किसानों का ही उसे समर्थन ना मिला हो, तो वो इस तरह का नकली सांसद बनकर अपनी तमन्नाओं को शायद ऐसे ही पूरा कर सकता है। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस किसान संसद को गंभीरता से मत लीजिए, खास तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं जो कि वापस अपने काम पर लौट चुके हैं, क्योंकि ये किसान संसद ऐसे नेताओं ने मिलकर बनाई है जो असली संसद तक कभी पहुंच नहीं पाए। और ऐसा नहीं है उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी जनता इन्हें पहले ही एक बार नहीं कई बार ठुकरा चुकी है। इसे आप एक और नेता के उदाहरण से समझिए। एक नेता जो यहां पर दिखाई दिए वो तो थे टिकैत, और दूसरे नेता जो सबसे ज्यादा यहां पर मुखर हैं उनका नाम है योगेंद्र यादव। इन्हें भी आप अक्सर टीवी पर देखते रहते हैं क्योंकि इन्हें टीवी पर आने का बड़ा शौक है। वैसे तो योगेंद्र यादव को आंदोलन एक्सपर्ट माना जाता है। देश में कहीं भी कोई भी किसी भी मुद्दे का आंदोलन चल रहा हो, वहां पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए योगेंद्र यादव सबसे पहले पहुंचते हैं। और इनका जो प्रिय शौक है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मीडिया से बात करना, कैमरे के सामने रहना। तो जहां भी प्रदर्शनकारी बड़ी मेहनत से बेचारे जब पूरा एक मूवमेंट आंदोलन खड़ा कर लेते हैं, जब सब कुछ स्टेज सेट हो जाता है, तब योगेंद्र यादव पहुंच जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आपका प्रवक्ता मैं बन जाता हूं, और फिर हर रोज टीवी पर यही छाए रहते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि इस किसान संसद में स्पीकर बनने वाले योगेंद्र यादव असली चुनाव में भी अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। इन्हें भी किसी ने वोट नहीं दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में योगेंद्र यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनकी टीम से खेल रहे थे, और तब आम आदमी पार्टी ने उन्हें हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से टिकट भी दिया था। लेकिन इस चुनाव में योगेंद्र यादव को केवल 4% वोट मिले और वो बुरी तरह से हार गए। आज योगेंद्र यादव जिस नकली संसद के स्पीकर बने हुए हैं, वो योगेंद्र यादव असली संसद के चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। तो यहां पर इन्हें कितने वोट मिले थे आप देख लीजिए। कुल वोट योगेंद्र यादव को जो मिले थे वो आपकी स्क्रीन पर है। हैरानी की बात यह है कि शाहीन बाग के प्रदर्शन के दौरान जहां योगेंद्र यादव नागरिकता कानून के एक्सपर्ट बन गए थे, तो वो अब किसानों के मुद्दों के एक्सपर्ट बन गए हैं और इस आंदोलन में अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं और वहां इस तरह का फैशन है। आपने भी सुना होगा, जो हमारे ग्रामीण इलाकों के जो दर्शक हैं वो ये जानते हैं कि कैसे गांव देहात में ये कहा जाता है कि चाचा विधायक हैं हमारे। ये बड़े रौब की बात होती है। अगर कोई विधायक जी होते हैं तो उनका पूरा परिवार ये कहता घूमता है चाचा विधायक हैं हमारे, ये कहकर रौब डालते हैं। और गांव में आज भी जब कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ता है और इस चुनाव में हार भी जाता है, तब भी वहां
कि आसपास के जो लोग होते हैं वो उसे खुश करने के लिए अक्सर सांसद जी कहकर ही पुकारते हैं। गांव देहात की जो राजनीति होती है वो ऐसे ही होती है, किसी को सांसद जी कहलवाना है, किसी को विधायक जी कहलवाना है, किसी को अपने आप को सरपंच जी कहलवाना है और किसी को अपने आप को अध्यक्ष जी कहलवाना है। इस मामले में ये दोनों नेता भोले भाले किसानों का सहारा लेकर अपनी इसी लहलहाती तमन्ना की फसल को काट रहे हैं। वैसे तो योगेंद्र यादव इस किसान संसद के स्पीकर बनाए गए हैं, लेकिन एक नकली स्पीकर कैसा होता है यह भी आज आपको योगेंद्र यादव की बातों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इतिहास में पहली बार जनता ने, वोटर ने, किसान ने व्हिप जारी किया और कहा है पार्टी के व्हिप से ऊंचा है हमारा व्हिप, और इस व्हिप के अनुसार आप संसद में सिर्फ और सिर्फ किसानों के सवाल पे बोलोगे। तो व्हिप तो जारी कर दिया, पर निगरानी भी अब हमें ही करनी पड़ेगी। तो जरा निगरानी करने भी आए हैं कि भैया नजदीक से दिख जाएगा पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, कौन बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन हमारे लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कुछ करते नहीं है, उन सबके बारे में भी पता लग जाएगा। 200 किसानों को मैनेज करने के लिए अगर पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी है, 30,000 40,000 लोग खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आनंद मौला कोई कुश्ती करते हैं, कोई बहुत बड़े पहलवान है। क्योंकि सरकार, ये 40,000 लोगों को खड़ा करना सरकार की तरफ से एडमिशन है कि हर एक के पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। ये 200 नहीं है, ये 20 लाख है, इसीलिए 40,000 लोग इनसे बचने के लिए लगाए गए हैं। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर आंदोलन कर रहे ये लोग चाहते क्या हैं। क्या इनका जो असली मकसद है वो कृषि कानूनों को वापस कराना है? क्या यही इनका मकसद है या इनकी मंशा कुछ और है? किसानों का यह आंदोलन अगर आपको याद हो तो 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और तब से अब तक केंद्र सरकार किसानों के इन नेताओं के साथ 12 बैठकें कर चुकी है, यानी 12 राउंड की बैठकें इन दोनों के बीच में हो चुकी हैं, सरकार और किसानों के बीच। केंद्र सरकार इन किसान संगठनों को यहां तक कह चुकी है कि वो फसलों के एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है। और एक बैठक में सरकार ने यह भी कह दिया था कि वो 1.5 साल के लिए इन तीनों कृषि कानूनों को होल्ड पर डालने के लिए भी तैयार है कि चलिए इन्हें लागू नहीं करेंगे और 1.5 साल तक, और वो इसके लिए एक कमेटी बना देगी जो इन कानूनों की समीक्षा करेगा। जो लोग राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और जो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन होते हैं वो इस बात को समझेंगे कि जिस दिन केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि हम इन कानूनों को अभी कुछ वर्षों के लिए होल्ड पर डाल देंगे, अगर कोई अच्छा नेता होता, राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी, तो उसी दिन इस ऑफर को ले लेता और इस बात को समझ लेता कि एक बार अगर कुछ वर्षों के लिए कानून रुक गए तो फिर आगे ये हमेशा के लिए भी रुक सकते हैं। इस ऑफर को ले लेना चाहिए और अपने आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। यह इनके आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता होती। लेकिन क्योंकि यह आंदोलन इस चीज के लिए था ही नहीं, उन्हें कानूनों से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें अपनी राजनीति चमकानी थी और उनकी राजनीति तब चमकेगी जब यह आंदोलन लंबा खींचेगा, चाहे इसके लिए किसानों को कितनी भी तकलीफ क्यों ना झेलनी पड़े। इसीलिए ये किसान नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए और आज एक बार फिर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि सरकार इन कानूनों पर बातचीत के लिए फिर से तैयार है। लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि यह आंदोलन अब तो 2024 तक ही चलेगा। अब आप समझे कि 2024 तक क्यों? क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव में नए एमपी चुने जाएंगे, नए सांसद चुने जाएंगे और एक बार फिर से जो राकेश टिकैत हैं, इनकी सांसद बनने की जो तमन्ना है वो फिर से लहलहा रही है और ये सोचते हैं कि इस बार 2024 तक अगर ये आंदोलन चलता रहा तो इनके अच्छे चांस हैं कि ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये आंदोलन कभी समाप्त होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आज सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द भी कर दिया, अब तो हम ये कह रहे हैं कि अगर रद्द भी कर दिया, जो इनकी सबसे बड़ी मांग है, तो भी ये लोग नागरिकता संशोधन कानून को रद्द कराने के लिए दूसरा आंदोलन शुरू कर देंगे। अगर ये मांग भी सरकार ने मान ली तो फिर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करने के लिए एक और आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन आंदोलन अब ये समाप्त होने वाला नहीं है, चाहे आप इनकी सारी मांग मान लीजिए, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान को सौंप दीजिए, तब भी यह आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि यह आंदोलन इनकी उन तमन्नाओं के लिए खाद का काम कर रहा है जो कभी पूरी नहीं हो पाई।
इन बिलों को देश भर के किसानों का समर्थन प्राप्त है और मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं और बिलों में कहां आपत्ति है वो आपत्ति बताएं, हम लोग विचार करने को तैयार। मैं 11 दौर की वार्ता कर चुका हूं। अब किसान बताएं कि उनका क्या डिमांड है, वो अगर अपना प्रस्ताव देंगे तो हम जरूर चर्चा। असल में इस तरह के जो नेता हैं ये राजनीति के राजा बाबू हैं और हम इन्हें राजनीति के राजा बाबू क्यों कह रहे हैं वो इसलिए, आपको याद होगा वर्ष 1994 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था राजा बाबू। और राजा बाबू में राजा बाबू की भूमिका उस समय गोविंदा ने निभाई थी और वो एक ऐसा किरदार था जो कभी नेता बन जाता था, कभी पुलिस वाला बन जाता था, कभी डॉक्टर बन जाता था और कभी वकील बन जाता था। वो उसके इतने सारे किरदार थे, वो था कुछ भी नहीं, इनमें से किसी भी चीज के लिए वो क्वालिफाई नहीं करता था, लेकिन उसे शौक था और वो मौके के हिसाब से अपने किरदार बदलता रहता था और अपनी ये सारी तस्वीरें अपने घर पर लगाकर रखता था। तो ये जो लोग हमने आपको अभी दिखाए, खास तौर पर योगेंद्र यादव जैसे लोग, ये असल में राजनीति के राजा बाबू हैं। ये वक्त देखकर, वक्त की मांग को देखकर बदलते रहते हैं। कभी ये किसानों के कृषि कानूनों के एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी ये नागरिकता के कानूनों के एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी ये कोविड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसलिए ये हर रोल में आपको दिखाई देंगे। ये वैज्ञानिक भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं, ये किसान भी हैं, ये नेता भी हैं, ये सब कुछ हैं। और ये सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे शानदार अदाकार भी हैं, ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और हो सकता है एक दिन आपको ये फिल्मों में भी ऐसे ही किसी किरदार में दिखाई दे जाएं। इसलिए आपसे कह रहे हैं संभल कर रहिएगा, फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखिए, इस तरह की नकली संसदों को भी सिर्फ मनोरंजन के लिए देख लीजिए, इससे ज्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं है। आज देश की संसद में भी कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया राहुल गांधी ने। वैसे हमारे देश में राजनीति तो खूब होती है, लेकिन इस राजनीति के भी अपने दोहरे मापदंड हैं, जिसे आप इस खबर से समझ पाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों के खिलाफ कल वहीं के उन्हीं इलाकों के 30 गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इसे विडंबना कहेंगे कि हमारे देश का मीडिया आंदोलन पर बैठे इन कथित किसानों की तो बात करता है, लेकिन वो हमारे ही देश के यहां रहने वाले, टैक्स देने वाले इन नागरिकों की बात नहीं करता, जिनके मौलिक अधिकारों का इस आंदोलन की वजह से हनन हो रहा है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता। सोचिए, क्या इन लोगों के अधिकार नहीं हैं? आज इस सवाल के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ये तो राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सिंगू बॉर्डर के आसपास ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये सिंगू बॉर्डर के आसपास रहने वाले 30 गांवों के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन की वजह से इनकी जिंदगी जो है वो दूभर हो गई है और इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। इस देश के नागरिक के तौर पर इन्हें उन सड़कों का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है जिन सड़कों को ये किसान आंदोलन के नाम पर कब्जा करके बैठे हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो देश के मीडिया की नजर इन पर जा रही है और ना ही हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की नजर इन पर जा रही है। App Store. Download it now.